हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छे से अपने पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए हम अपने सीटेट की प्रिपरेशंस को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं एंड आज आपको मैं हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस को कराने वाली हूँ, जो आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। आपका एग्जाम है बहुत जल्द, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं कोशिश करती हूँ कि डेली बेसिस पर आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाए। आपके सीडीपी की क्लासेस आपको इस चैनल पर मिल ही रही हैं। उसके बाद आप अपने जीएस की प्रैक्टिस भी यहाँ से कर सकते हैं। बहुत जल्द आपको टीआरई 4 एंड यूपी टीजीटी पीजीटी की भी क्लासेस इस चैनल से प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो बस इसे सब्सक्राइब कर लेना है एंड अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है जो इस बार सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो यूपी टीजीटी पीजीटी भी प्रिपेयर कर रहे हैं। उन सब के लिए बहुत ही अच्छा चैनल होगा, आप सबको बहुत हेल्प मिलेगा यहाँ से। तो चलिए हम अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं। हम अपनी हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस को देखेंगे एंड आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके 30 में से कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, बस हमारा जो डेली डेली हम जैसे डिस्कस करते हैं, हम डेली बेसिस पर कोशिश करते हैं कि आपको मैराथन्स भी कराएं, एक क्लास संपूर्ण अभ्यास के क्वेश्चंस भी कराएं, जिसमें आपको एक क्लास में सारी चीजें मिल जाती है और आपका रिवीजन हो जाता है। वही हम जब डेली बेसिस पर 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इससे क्या होता है ना कि आपका एक माइंडसेट बनता जाता है, क्योंकि आपकी सीडीपी भी 30 नंबर की आनी है, आपके लैंग्वेज भी 30-30 नंबर के आने हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ, अगर मैं एसएसटी की प्रैक्टिस कराती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि उसमें 60 प्रश्नों को लिया जाए, ताकि आपका एक माइंडसेट क्लियर होते जाए कि मुझे कैसे और क्या क्या पढ़ना है। चलिए बहुत बातें हो गई, क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसको पढ़िए। ये सारे के सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हैं एंड ये पूछे जाएंगे। क्लियर। कक्षा 3 की हिंदी शिक्षक का बच्चों को पेड़ विषय पर कहानी सुनाने के बाद उनसे अपने अनुभव साझा करने के लिए कहती है, वह किस गतिविधि का उद्देश्य है। अब यहाँ पे एक टीचर है, क्लास 3 में वो पढ़ा रही हैं और उनका टॉपिक है पेड़, यानी कि ट्री के बारे में वो कुछ बच्चों को बता रही हैं। और जब वो पढ़ा लेती हैं अपने टॉपिक को तो उनसे कहती है कि बच्चा बताओ कि आपके अनुभव क्या है, यानी कि आपने इस पर क्या सोचा, क्या आपने कभी पेड़ देखा है, क्या आपने कभी झूला झूला है पेड़ पर बैठ करके। ये सारी चीजें वो पूछ रही हैं। तो एज अ टीचर वो क्या कर रही हैं, वो वहां पे किस विचारधारा का प्रयोग कर रही है, फिर किस टीचिंग मेथड्स का यूज कर रही हैं, वो बच्चों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं। तो ऑप्शंस को पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए कहता है बच्चों के स्मरण शक्ति को बढ़ा रही हैं। अच्छा, ऑप्शन बी कहता है बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति और पुनर्ज्ञान से उन्हें जोड़ रही हैं। अच्छी बात है। सी ऑप्शन है कि केवल पाठ याद करा रही हैं। ओके। एंड ऑप्शन नंबर डी कहता है कि पर्यावरण की त्रुटियां ढूंढ रही हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया था, अगर आपका आंसर बी है तो बिल्कुल आपने अपना राइट आंसर सेलेक्ट किया है। ऑप्शन नंबर बी के साथ अगर आप जाते हो तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को अनुभवों के माध्यम से व्यक्त करने और अवसर देना है, और ये एक छात्र केंद्रित शिक्षण है। यानी कि अगर हम जो पढ़ा रहे क्लास, अगर हम किसी भी क्लास में हैं और हम अगर एज अ टीचर क्लास ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमें हमारा वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के ज्ञान से जुड़ा हो, वो उनके डे टू डे लाइफ से जुड़ा हो। एटलीस्ट उन्हें समझ तो आए कि आप पढ़ा क्या रहे हो, उनके जीवन में उसका उपयोग क्या है। तो ये क्या है, ये चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग का यूज कर रही है यहाँ पे शिक्षिका। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक बच्चा हिंदी पढ़ते समय कुछ गलत पढ़ता है लेकिन कहानी का अर्थ सही समझता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप एक क्लास में, क्वेश्चन नंबर 2 है, आप क्लास में पढ़ा रही हैं और पढ़ा रहे हो और आपके क्लास में जो बच्चे हैं वो लिखने में गलतियां कर रहे हैं, हिंदी पढ़ने में गलत कर रहे हैं, यानी कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं लेकिन वो उसका अर्थ समझ ले रहे हैं। जैसे कि वो पढ़ नहीं पा रहे कि क्या लिखा है। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ कि एक बच्चा हिंदी पढ़ते समय, अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है पर वो ये समझ जरूर रहा है, जो मैं बोल रही हूँ वो सुन रहा है, तो वो समझ जरूर रहा है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए उसके, लेकिन इसका अर्थ सही समझ लेता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक क्या करेंगी, शिक्षक क्या उसे डांट लगाएंगी ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि कम अंक देने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है अर्थ समझने की प्रशंसा करते हुए सही उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। दोबारा पूरी कहानी रटवानी चाहिए। नहीं, देखिए टीचिंग मेथड्स में रटने की जो प्रक्रिया है ना वो नेगेटिव मानी जाती है। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि आपने ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट किया है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। अर्थ समझने की प्रशंसा करते हुए उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। देखिए सीजेट के अनुसार त्रुटियों को समझने की प्रक्रिया
प्रक्रिया का सामान्य भाग है और सकारात्मक प्रतिपुष्टि सबसे प्रभावी होती है। जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसको समझ भी नहीं आ रहा है, वो बोलने में थोड़ा बहुत परेशानी हो रही है, या फिर बच्चा मिला मिला के चीजों को पढ़ रहा है, वो प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर रहा है, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उसकी त्रुटियों को समझोगे, आप उसके स्पेलिंग करेक्शंस को देखोगे, उसकी मात्राओं को सही करेंगे, हम उसे पढ़ाएंगे। तो क्या होगा ना कि हम जब छोटे छोटे वर्ड्स बच्चे को बुलवाते हैं या सिखवाते हैं, लिखवाते हैं, डिक्टेशन कराते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनकी लिखने की जो शक्ति है वो भी अच्छी होती है और वो चीजों को अच्छे से प्रोनाउंस कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका डेफिनेटली सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर है। कक्षा में अलग अलग भाषाई पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, बिल्कुल है। शिक्षक हिंदी पढ़ाते समय कभी कभी मातृभाषा का सहारा लेती है। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रही हैं? यहाँ पे टीचर क्या कर रही हैं? ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ये कहता है कि यह गलत है। जो टीचर वहां पे अपने मदर टंग का यूज कर रही है, मातृभाषा का यूज कर रही हैं, वो गलत है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इसमें बच्चे भ्रमित होंगे। ऑप्शन नंबर सी है कि इससे भाषा सीखना आसान होगा और ऑप्शन नंबर डी है कि इससे अनुशासन बिगड़ता है। अगर आपका आंसर सी है, अगर आपने अपना आंसर सी सेलेक्ट किया है, तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और आप उसे उसके मदर टंग से जोड़ते हैं, जब आप उसके मातृभाषा से जोड़ते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे वो बच्चा जो है ना, वो इसकी भाषा को आसानी से और अधिक सीखता है। जब हम पढ़ाते समय इंक्लूड करते हैं इन चीजों को, तो वहां पे हमारी जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल होती है। तो अगर आपका आंसर सी है, तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए, मातृभाषा नई भाषा और एक महत्वपूर्ण सहायक है। अगर आप किसी नई भाषा को सिखा रहे हैं बच्चों को, तो आपको पहले उनके मदर टंग से उन्हें जोड़ना होता है, मातृभाषा में सिखाना पड़ता है। उसके बाद आप जैसे जैसे उसे मातृभाषा के साथ नए लैंग्वेज को जोड़ते हो, तो बच्चा वहां पे ज्यादा जल्दी और आसानी से सीख पाता है। इसके लिए आप अगर ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल आपने अपना राइट आंसर सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर फोर को देखिए, और ये सारे के सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन कराया जाए, जिसमें सिचुएशन बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल, फॉर्मूला से या फिर हर टॉपिक से रिलेटेड हर चीजें मैं कंप्लीट कराऊं। एक बच्चा कहानी लिखते समय वर्तनी में कुछ गलतियां करता है, लेकिन उसके विचार अच्छे हैं। शिक्षक को क्या करना चाहिए? सेम है, अभी मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को ही ऊपर समझाया है। अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आप इसका आंसर डेफिनेटली कर ले जाएंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक बच्चा कहानी लिखते समय वर्तनी की कुछ गलतियां करता है। एक बच्चा है जो कहानी लिखते समय वर्तनी यानी कि जो स्पेलिंग एरर्स है ना, जो मात्राओं का एरर है, वो इसे कर रहा है। उनके विचार अच्छे हैं, यानी कि वो उसके विचार बहुत अच्छे हैं। वो जो लिख रहा है ना, वो उस चीज को समझा पा रहा है, बोल के समझा ले रहा है, बट वो लिखने में त्रुटियां आ रही है। तो आप एज अ टीचर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी? ऑप्शंस को देखिए। केवल गलतियों पर ध्यान देंगे? क्या हम सिर्फ बच्चे के गलतियों पर ध्यान देंगे? पूरी कॉपी कटवा देंगे? नहीं। विचारों का सराहना करते हुए वर्तनी सुधार में सहायता प्रदान करेंगे, सहायता करेंगे, बिल्कुल सही बात है। कम अंक देकर छोड़ देना, बिल्कुल नहीं। अगर आप क्लास में बच्चे को कोई स्टोरी लिखने के लिए कहती हैं या कहते हो और वहां पे लिखते समय बच्चा गलती करता है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे डांट देंगे, क्लास से बाहर निकाल देंगे, उसकी कॉपी को फाड़ देंगे? नहीं। हम क्या करेंगे कि हम उसके विचारों की सराहना करते हुए उसके जो स्पेलिंग एरर्स हो रहे हैं ना, जो उसके गलतियां हो रही हैं, उसे सुधारने में हेल्प करेंगे। उसको डिक्टेशन लिखवाएंगे, उसको और अच्छे से पढ़ाएंगे। जहां उसको प्रॉब्लम हो रही है मात्राओं में, जो उसे समझ नहीं आ रहा है, हम उसे समझाएंगे। तो अगर आपका आंसर सी है, तो बिल्कुल आपने अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना था। भाषा के विचार की अभिव्यक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की शुद्ध वर्तनी। तो यहाँ पे अब बच्चे के अंदर अभिव्यक्ति थी, लेकिन उसे वर्तनी में गलतियां आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, इसको पढ़िए कि शिक्षक बच्चों को कविता अभियान के साथ पढ़ाने के लिए कहती है। ठीक है, बच्चों के यहाँ पे शिक्षक क्या कह रही है? शिक्षक बच्चों को कविता अभिनय के साथ पढ़ने के लिए करती है। तो यहाँ पे क्या उद्देश्य है? जैसे एक टीचर है, क्लास में कोई पोयम बोल रही है पढ़ने को, तो बोल रही है कि आप वैसे एक्टिंग करो, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो अगर हम जब आप बच्चे को आप अगर छोटे क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो आप देखो कि वहां पे जो टीचर होती है ना, वो वैसे अपने हाथों का मूवमेंट करती है। तो वो क्या कर रही है? वो अभिनय कर रही है ट्विंकल्स की तरह, यानी कि चमकने की तरह। तो ये क्या है? क्या वह टीचर समय बर्बाद कर रही हैं, भाषा को रोचक एवं अर्थपूर्ण बना रही हैं, केवल मनोरंजन कर रही हैं, या फिर परीक्षा की तैयारी करा रही हैं? तो यहाँ पे जो शिक्षिका है वो भाषा को और रोचक बना रही है, जिससे कि क्या हो कि बच्चों का अटेंशन मिले, ताकि बच्चे सीखे, समझे, वहां पे एक्टिविटी कर रही हैं वो। क्लियर?
तो अगर आपका आंसर बी था तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। अभिनय, लय और भाव के साथ सीखने से भाषा अधिक प्रभावी ढंग से सीखी जा सकती है। तो अगर आपने बी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। एक छात्र कक्षा में उत्तर देने से डरता है क्योंकि उसे गलती से भय है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर आपकी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो आंसर करने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि मैम अगर मैं बताऊंगा तो गलती हो जाएगी, वो डर से नहीं बोलते हैं, और आप अपनी क्लास में ऐसा देखोगे, आपकी क्लास में अगर अगर 30-35 बच्चे हैं, 30 to 35 बच्चे हैं, उसमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आप अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो पहले ही अपना हाथ खड़े करते हैं कि मैम मैं बताऊंगा, मैम मैं बताऊंगी। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने फेस को छिपाते हैं, उनको डर लगता है, उनको हेजिटेशन होती है, उनको जो भी है। तो ये चीजें क्या है, अब आप एक शिक्षक हो तो आपको ये चीजें इसलिए पढ़ाई जा रही है, आप टीचिंग कल को टीचर बनेंगे तो आपको ये चीजें इसलिए बताई जा रही है ताकि आपको बच्चे का माइंडसेट पता हो कि आपका वहाँ पे एक्शन क्या होगा, एज अ टीचर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, हम क्या करते हैं, हम उन बच्चों से भी प्रश्न पूछते हैं जो अपने हैंड रेज करके बैठते हैं कि मैम मैं बताऊंगा, मैम मैं बताऊंगा। बट हम क्लास में उन बच्चों को भी इंगेज करते हैं जो बच्चे कहीं ना कहीं अपने फेस को छिपाते हैं कि मैम 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 मेरे से पूछ देंगी, या फिर वो बच्चे जो बताने में हिचकिचाते हैं। क्या होता है ना कि जब आप उनसे पूछती हैं, जब वो इन फ्रंट अपनी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, चीजें बोलते हैं, तो क्या होता है कि उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और ये चीजें बहुत जरूरी है टीचिंग मेथड्स में। तो आप क्या करोगे, छात्र उत्तर देने से डरता है तो आप उसे डांटना चाहिए नहीं, उसे उत्तर देने के लिए मजबूर करना चाहिए बिल्कुल भी नहीं। ऐसे वातावरण बनाना चाहिए जहां गलतियों से सीखने का अवसर मिल सके। यानी कि हम वहां पे एक ऐसा सराउंडिंग क्रिएट करेंगे जहाँ पे कोई बात नहीं है, अगर अगर तुम गलत ही बोल रहे हो तो बोलो तो सही, एटलीस्ट कुछ तो बोलो, कुछ बोलो, गलत बोलो सही बोलो चाहे जो बोलो, बोलना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप सी ऑप्शन के साथ जाते हैं तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि सीटेट के अनुसार कक्षा का वातावरण भयमुक्त और सहयोगपूर्ण होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है एंड इसको पढ़िए। इसका तो आंसर दिख गया आपको, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए एंड इसका आंसर करने की कोशिश करिए। एक शिक्षक क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षक बच्चों के समाचार पत्र पढ़वाकर उस पर चर्चा करते हैं। एक टीचर है जो बच्चों से न्यूज़पेपर पढ़वाते हैं एंड उसके जो पॉइंट्स हैं, जो उनकी करंट की चीजें हैं, जो इंटरनेशनल न्यूज हैं, जो नेशनल न्यूज है, उस पर चर्चा करने के लिए कह रही हैं। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रही हैं, टीचर किसका उदाहरण है, रटने की विधि का, अर्थपूर्ण भाषा अधिगम का, या फिर केवल पाठ्यक्रम का, या फिर केवल व्याकरण का। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रही हैं, क्या वो सिर्फ भाषा पढ़ा रही हैं, केवल रटा रही हैं, या फिर वहां पे क्या कर रही हैं, वो केवल पाठ्यक्रम पढ़ा रही हैं, या फिर अर्थपूर्ण भाषा अधिगम का विकास कर रही हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए कमेंट करके क्या होगा उसका राइट आंसर। अगर आपका आंसर बी था, अर्थपूर्ण भाषा अधिगम को अगर आपने सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, डेफिनेटली आपने अपना राइट आंसर चूज किया है। क्वेश्चन नंबर, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वास्तविक जीवन की सामग्री भाषा सीखने को अधिक प्रभावित करती है। क्लियर, यानी कि अगर हम चीजों को पढ़ाते समय बच्चों के डे टू डे लाइफ से जोड़ते हैं ना, तो वहां पे बच्चे ज्यादा एक्टिव होकर चीजों को समझते हैं और वो चीजें उनकी मेमोरी में रहती भी है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है कि एक बच्चा हिंदी बोलते समय अपनी क्षेत्रीय भाषा के शब्द मिला लेता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। और ये सिर्फ बच्चे के साथ नहीं है, हम टीचर हैं पर हम भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि बोलते समय जो हमारी मदर टंग है वो बाई चांस कभी ना कभी निकल जाती है मुंह से, या फिर बेसिकली अगर हम क्लास में हो या फिर ऑफिस में हो तो नहीं भी निकले, नहीं भी बोल पाते हैं। बट अगर आप जैसे ही घर आते हो ना तो आपके मुंह से आपकी मदर टंग निकलती है, यानी कि जो हमारी मातृभाषा है, हम वैसे बातें करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, मातृभाषा आनी चाहिए हमें। अगर हमें बच्चे को किसी और भी लैंग्वेज को सिखाना है तो वो एक लैंग्वेज है, बट मदर टंग बच्चे की वो बचपन से उस चीज को सीखते आ रहा है, उस सराउंडिंग में रहते आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके क्षेत्रीय भाषाओं के लिए उसे दंड दे देंगे नहीं, उसकी मातृभाषा का सम्मान करते हुए उसकी मानक हिंदी का अभ्यास कराएंगे। यानी कि अगर हम उसे हिंदी पढ़ा रहे हैं,
और अगर उसने अपने बीच में मदर टंग का यूज कर लिया, उसकी जो लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, अगर बच्चा कुछ उस लैंग्वेज के भी शब्दों को बोल देता है, वैसे एक्टिविटीज करता है, तो हम वहां पे उसको दंड नहीं देंगे, ना ही उसे बोलने से रोकेंगे, ना ही उसे कक्षा से बाहर कर देंगे, बल्कि हम क्या करेंगे कि उसकी मातृभाषा का सम्मान करेंगे और उसके साथ जो मुझे लैंग्वेज पढ़ानी है, जो मुझे पढ़ाना है, वो मैं पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे किसी के भी मदर टंग यानी कि मातृभाषा का अपमान नहीं किया ना चाहिए। ठीक है, बहुभाषिका भाषा सीखने की में बाधा नहीं बल्कि एक साधन है। यानी कि बहुभाषिता भाषा सीखने की एक एक उसका एक क्लू, एक पॉइंट है। हम वहां पे किसी चीज को लेकर के ऐसा नहीं है कि बच्चे को पीट देंगे या फिर उसे मना कर देंगे कि तुम अपने लोकल लैंग्वेज में बात ही नहीं करो, क्योंकि वो सराउंडिंग में पला बड़ा है, तो मदर टंग तो है, वो तो बोल ही देगा कभी ना कभी, तो ये इसके लिए उसको कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं मिलेगा। हम कोशिश करेंगे कि हम उसके मदर टंग का सम्मान करते हुए उसे नई लैंग्वेज सिखाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि शिक्षक को चित्र देखकर कहानी सुनाने को कहते हैं। ठीक है, शिक्षक बच्चों को चित्र देखकर कहानी सुनाने को कहते हैं। इससे मुख्य रूप से क्या विकसित होता है? अगर एक शिक्षक बच्चों को चित्र देखकर कहानी सुनाने को कहते हैं, तो वहां पे वो बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, वो कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि रटने की क्षमता का विकास कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है रचनात्मक खेल एवं कल्पनाशीलता का विकास कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी है केवल व्याकरण का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है केवल वर्तनी का। अगर आपका ऑप्शन बी है, अगर आपने अपना बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं वहां पे जो टीचर है वो उसके रचनात्मकता यानी कि उसके क्रिएटिविटी के साथ साथ उसके अभिव्यक्ति को भी उसकी कल्पना शक्ति को भी बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे चित्र आधारित गतिविधियां बच्चों की कल्पना और अभिव्यक्ति को बढ़ाती है। तो अगर आपका आंसर बी है, तो बिल्कुल आपने अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। 10वां प्रश्न क्या कहता है कि एक शिक्षक केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर भाषा का मूल्यांकन करता है। सीटेट के अनुसार ये क्यों उचित नहीं है? क्यों नहीं है उचित, बताइए। एक शिक्षक है वो केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर ही भाषा का मूल्यांकन करते हैं, ये क्यों गलत है? परीक्षा कठिन होनी चाहिए? नहीं, भाषा का मूल्यांकन निरंतर एवं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से होना चाहिए, ना कि सिर्फ एग्जाम के टाइम पर या फिर परीक्षा के आधार पर। ठीक है, तो अगर आपका आंसर बी है, अगर आपने अपना आंसर बी सेलेक्ट किया है, तो बिल्कुल आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा, आपने अपना राइट आंसर सेलेक्ट किया है। समय अधिक लगता है, कम अंक आते हैं, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। अगर आपका आंसर बी है, तो बिल्कुल भाषा के मूल्यांकन में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना चारों कौशल का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। ये सतत मूल्यांकन की आवश्यकताएं हैं। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, बी डेफिनेटली सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि क्लास 4 में हिंदी पढ़ाते समय शिक्षिका देखती हैं कि कुछ बच्चे कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके पात्रों की भावनाओं को समझ नहीं पाती हैं। वह बच्चों से पूछती हैं कि यदि तुम अपनी कहानी के मुख्य पात्र होते तो क्या करते और क्यों, क्या गतिविधियों के उद्देश्य से बताइए। आप बताइए, देखिए अगर बच्चे हैं वो आपस में कुछ खेल रहे हैं या फिर कोई स्टोरी लिख रहे हैं, तो आप उनसे पूछिए, आप पूछ देते हो कि बच्चे बताओ बेटा क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये क्या है, किस तरह की क्रिएटिविटी है। तो यहाँ पे उनके जो, यदि उनसे कहा जाए कि उनकी कहानियां किस पात्र हैं, यानी कि तुम इस कहानी का पात्र होते, तुम इस कहानी में होते, यहाँ पे टीचर उसके अंदर कौन सी एबिलिटी यूज करना चाहती है, यानी कि कौन सी क्रिएटिविटी के साथ वो टीचर पूछ रही हैं। तो क्या वो उसके मौखिक विकास को बढ़ा रही हैं, यानी कि मौखिक परीक्षा लेना चाहती हैं, या फिर रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन विकसित कर रही हैं? यही इसका राइट आंसर है। वहां पे टीचर क्या कर रही है? उसके रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन का विकास कर रही हैं, ना कि कहानी याद करवा रही हैं और केवल व्याकरण सिखा रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था। ऐसे बच्चे जो पाठ का गहरा अर्थ समझने, सहानुभूति और विकसित करने और तर्क संगत सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप अगर बी ऑप्शन के साथ जाती हैं, तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है। अगला है क्वेश्चन, और एक शिक्षक प्रत्येक पाठ के बाद बच्चों को अपनी भाषा में कहानी का सार लिखने के लिए कहते हैं। कुछ बच्चे, ठीक है, कहते हैं कुछ बच्चे पुस्तक के वाक्यों की नकल कर लेते हैं, बल्कि
अपने शब्दों में लिखते हैं, नकल नहीं करते, ठीक है, और वो उसको अपने शब्दों में लिखते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? वहाँ पे बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो चीज़ों को खुद से लिख रहे हैं, ना ही वो बुक से हेल्प ले रहे हैं और ना ही किसी और चीज़ से। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो केवल पाठ्य पुस्तक की भाषा सिखाने के लिए कहना चाहिए? नहीं, अपने शब्दों में लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कम अंक देना चाहिए? नहीं, केवल व्याकरण सुधारना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आपका आंसर बी है, अगर आपने अपना बी ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो बिल्कुल आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा। अपने शब्दों में लिखना भाषा की वास्तविक समझ और अभिव्यक्ति का संकेत है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ अगर आप जाओगे तो आप अपना आंसर बिल्कुल सही कर ले जाओगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर कि एक बच्चा पढ़ते समय विराम चिन्हों पर ध्यान नहीं देता है, इसके अर्थ बदल जाते हैं, शिक्षक के लिए इसके महत्वपूर्ण रणनीतियाँ क्या है? बहुत सारे ऐसे क्लास के बच्चे होते हैं जो आपको पता है, जो हर्षई दीर्घई को नहीं लिख पाते हैं, जिनको कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब कहाँ लगाना है, ये सारी चीजें नहीं पता होती है। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, वहाँ पे हम उसको विराम चिन्ह का भी ध्यान नहीं देता, तो हम वहाँ पे बच्चे को कैसे सिखाएंगे? एक शिक्षक के लिए उपयुक्त रणनीति क्या होनी चाहिए? पूरी पुस्तक दोबारा पढ़वाना नहीं, विराम चिन्हों के साथ आदर्श वचन, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हम मॉडल रीडिंग की वैल्यूज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन बी है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, बी के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हो। यानी कि आदर्श वाचन से बच्चे सही गति, लय, उच्चारण और विराम का प्रयोग सीखते हैं। तो अगर आपने बी ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। आप ऐसे ही अपने आंसर्स को टिक करते रहिए। मैं आपको लगभग 30 क्वेश्चंस कराऊंगी आज की क्लास में, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके 30 में से कितने सही हुए हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक बच्चों को कविता सुनाने के बाद उसका चित्र बनाने के लिए कहती है, ठीक है। यहाँ पे टीचर कह रही है कि तुम लोग जब पोयम पढ़ा ले रही हो ना, तो चित्र बनाओ, उसका चित्र बनाओ, जो तुमने सुनाया है उसका फिगर बनाने के लिए कहती है। यह गतिविधि मुख्य रूप से किसका विकास करती है? ये मुख्य रूप से किस चीज का विकास करने वाली है? केवल चित्रात्मक का, श्रवण, बोध एवं कल्पनाशीलता का। अगर आपका आंसर बी है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, बी के साथ आप जा सकते हो, बी बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। श्रवण, बोध और कल्पनाशीलता का प्रयोग यहाँ पे बच्चे को कराया जा रहा है, वहाँ पे उसको इस चीज की लर्निंग दी जा रही है। और अगर हम बात करते हैं कि कविता सुनकर चित्र बनाना, यह दर्शाता है कि बच्चों के अर्थ का समझ और उनकी कल्पना से प्रस्तुत है, ठीक है। तो बी के साथ जाइए, आप बी के साथ जाते हैं तो आपका आंसर एकदम सही होगा। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक शिक्षक बच्चों की हर छोटी भाषा त्रुटि पर तुरंत टोक देता है, इसका संभावित प्रभाव क्या होगा? एक शिक्षक बच्चों को हर छोटी बड़ी त्रुटि के लिए टोकता है, तो इसका आंसर नंबर सी है, आपको दिख भी गया है। यानी कि बच्चों को बोलने का डर और इससे झिझक बढ़ सकती है। आप हर वक्त बच्चे को नहीं टोक सकते हो। अगर उसने कुछ भी बोला तो आपने पीछे से उसे टोक दिया, इससे क्या होता है ना कि उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है। उसे लगता है कि अरे यार, मैं कुछ भी पूछूंगा तो मैम तो मुझे डांट ही देंगी, वो तो मुझे बैठा ही देंगे, वो तो मेरा सुनेंगे ही नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों के अंदर नहीं होनी चाहिए। बार बार टोकने से, भाषा प्रयोग से बच्चा डरता है, और सीटेट के अनुसार ये त्रुटि है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, कक्षा में शिक्षक बच्चों को अलग अलग स्तर की पुस्तकों को पढ़ाने के अवसर देती हैं। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? सभी बच्चों के लिए एक जैसा शिक्षण, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, केवल तेज बच्चों के लिए ध्यान, और डी ऑप्शन है रटने का सिद्धांत। अगर आपका ऑप्शन बी है, अगर आपने आंसर अपना बी सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही है। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रख रही है शिक्षक। यहाँ पे वो अलग अलग पुस्तकें पढ़ाने और पढ़ने का अवसर दे रही हैं। इसका मतलब वो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी अप्रिशिएट कर रही हैं और उसका ध्यान रखते हुए भी अपनी टीचिंग को करा रही हैं। तो इसके लिए आपका ये आंसर सही हो जाता है। हर बच्चा अलग गति, अलग शैली और सीखने की गतिविधियों के संग्रह की आवश्यकताओं से बड़ा होता है। क्लियर? अगला प्रश्न क्या कहता है, एक बच्चा कहानी पढ़ने के बाद उससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर को देता है, लेकिन कहानी पर अपनी राय नहीं देता, शिक्षक को क्या करना चाहिए? सेम क्वेश्चन मैंने अभी नीचे आपको करवाया है। अगर आप वीडियोस के एक देखोगे, 1-2 नंबर के क्वेश्चन जो आज के हैं, उसमें मैंने इसी चीज को एक्सप्लेन किया है। केवल प्रश्न उत्तर याद करने के लिए नहीं, खुले प्रश्न पूछने के लिए, जैसे तुम कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्या। क्लियर?
तीसरा और चौथा अंक, कम अंक देने के लिए। इसके बाद है कहानी दोबारा रटवाने के लिए। अगर आपका आंसर बी है, अगर आपने अपना उत्तर बी सेलेक्ट किया है तो अब बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर बिल्कुल सही है। यानी कि खेल प्रश्न बच्चों के आलोचनात्मक चिंतन और स्वतंत्रता अभिव्यक्ति का विकास करता है। तो अगर आप इसके साथ जाते हैं तो डेफिनेटली आप अपना आंसर सही कर ले जाओगे। एक शिक्षिका भाषा मूल्यांकन के लिए मौखिक प्रस्तुति, कहानी लेखन और समूह चर्चा का उपयोग करती है। वह किस प्रकार का मूल्यांकन है? किस प्रकार का है? सतत एवं समग्र, CCE है। अब तो इतना पढ़ा दिए है ना क्लासेस में कि मेरे को देखते ही याद आ जाता है कि ये प्रश्न कौन है और किसका होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आप इसके ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 हमारे स्क्रीन पर है, आप पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एक बच्चा कक्षा में हमारे प्रश्न पूछता है। एक आपकी क्लास में ऐसा बच्चा है जो हमेशा प्रश्न पूछता है, क्लियर, और पाठ से संबंधित नए विचार प्रस्तुत करता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा बच्चा है जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है और पाठ से संबंधित नए विचार प्रस्तुत कर रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक क्या करेंगे? उसे चुप रहने के लिए कहेंगे, नहीं भाई। केवल पुस्तक पर सीमित रहने के लिए कहेंगे, कभी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, क्लियर, ये भी गलत है। उसके प्रश्नों को सीखने का अवसर मानते हुए पूरी कक्षा को चर्चा करनी चाहिए। यानी कि अगर आपने अपना ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर लिया है तो डेफिनेटली आपका आंसर सही है। प्रश्न पूछना सक्रिय अधिगम का संकेत है और एक अच्छा शिक्षक बच्चों की जिज्ञासाओं को प्रोत्साहित करता है। अगर आप एक अच्छे टीचर हैं, अगर आप एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप हमेशा बच्चों की क्रिएटिविटी को, हमेशा उसके फ्यूचर को अप्रिशिएट करिए, हमेशा उनकी क्यूरियोसिटी को शांत करिए, उनके अधिगम को सक्रिय बनाइए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है और ये क्या कहता है कि एक शिक्षिका कक्षा 5 में कहानी पढ़ाने के बाद बच्चों से कहती हैं कि वे कहानी का अंत अपनी कल्पना के अनुसार बदल कर लिखे। वहां पे वो टीचर क्या करने की कोशिश कर रही है? क्लास 5 में अगर आप हो और आप ही की ड्यूटी है और अगर आप पढ़ा रहे हैं और आपने कोई स्टोरी उन्हें बताया, कोई कहानी सुनाई, और अब आप कहती हैं कि आप कल्पना के अनुसार बताइए कि कहानी के अनुसार उसका अंत करिए, यानी कल्पना, अपनी काल्पनिक शक्ति का इस्तेमाल करिए। तो वहां पे बच्चों के साथ वो क्या कर रही हैं? क्या उनके स्मरण शक्ति को बढ़ा रही है? नहीं, उनकी रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ा रही हैं। यानी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सीटेट में इतनी बार पूछे गए हैं कि मत पूछिए, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो अगर आपका आंसर बी है तो बिल्कुल आपने अपना राइट आंसर सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है। एक बच्चा हिंदी बोलते समय बार बार व्याकरण संबंधित त्रुटि करता है, लेकिन अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक हैं, अगर वो हिंदी बोलते समय, एक बच्चा हिंदी बोलते समय बार बार त्रुटि यानी कि संबंधित त्रुटि करता है, लेकिन उसके विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वह शिक्षक को क्या करना चाहिए? वहां पे क्या तुरंत हर गलत सुधार देना चाहिए? हर गलती सुधार देंगे टीचर? बोलने पर रोक लगा देंगे? नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि उसकी अभिव्यक्ति की सहायता करते हुए संचित अवतरण पर त्रुटियों का सहज ढंग से सुधार करना। तो सी के साथ अगर आप जाते हो तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 22 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि एक शिक्षक प्रत्येक पाठ के बाद बच्चों को समूह में चर्चा करने के अवसर देती है, तो उसका क्या महत्वपूर्ण उपयोग होगा? तो यहाँ पे क्या कर रही है? टीचर कर रही है कि होमवर्क यानी कि पाठ्यक्रम देने के बाद बच्चों को समूह में बैठाती हैं और उन्हें चर्चा करने के लिए कहती है, उनके छोटे छोटे डिबेट्स कराती है, उनके कल्चरल एक्टिविटीज कराती है। तो यहाँ पे शिक्षक क्या कर रही है? शिक्षक अनुशासन का प्रयोग कर रही है? नहीं, सहयोगात्मक अधिगम और प्रक्षेपण कौशल का विकास कर रही है। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों एकदम कट करिए, इन दोनों से कुछ नहीं होगा। यानी कि आपने अपना ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये है कि कक्षा में एक बच्चा बहुत धीमी गति से पढ़ता है लेकिन पाठ की अर्थ अच्छी तरह समझ लेता है। ये तो मैंने कराया ही है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एंड मैं इसको अब एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ।
क्योंकि आप इसको देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं, इसी वक्त देख सकते हैं। क्लियर? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? एक शिक्षक बच्चों को स्थानीय समाचार, विज्ञापन और पोस्टर पढ़ने के लिए देती हैं। वह किस दृष्टिकोण से आधारित है? तो वो वहां पे बच्चों को उनके वास्तविक जीवन एवं दृष्टि से जुड़ा शिक्षण दे रही हैं। तो यहाँ पे अगर आपके बी है ऑप्शन, तो बिल्कुल सही बात है, आपका आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। एंड क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि एक बच्चा कविता सुनने से झिझकता है, सॉरी, कविता सुनाने से झिझकता है। शिक्षक को उसे पहले छोटे समूह में अभ्यास करने का अवसर देती है। तो शिक्षक वहाँ पे क्या कर रही हैं? क्या शिक्षक दंड दे रही हैं? नहीं भाई। क्या शिक्षक सहायक एवं बाल केंद्रित शिक्षण है? बिल्कुल है। अगर हम बी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। और ये अगर आप टिक करके आते हो तो आपका आंसर सही होगा। 30 प्रश्नों की श्रृंखला है। गर्मी गर्मी है भाई। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक शिक्षिका बच्चों के से कहानी पढ़ने के बाद पूछती है कि यदि तुम कहानी का पात्र होते तो क्या करते। अब ये भी ये इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है। तो वहाँ पे बच्चे का वो क्या कर रही हैं? वो आलोचनात्मक एवं सृजन थिंकिंग, उनके क्रिटिकल थिंकिंग को पढ़ा रही हैं। तो यहाँ पे अगर आपका आंसर बी है तो बिल्कुल आपने सही समझा, सही किया। 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एक बच्चा कक्षा में कम बोलता है लेकिन चित्र देखकर बहुत अच्छी कहानियां लिखता है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर क्लास में बच्चे कम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा डर रहे हैं। तो हम उनके लिए लेखन क्षमता को प्रोत्साहित करते हुए बोलने के अभ्यास के अवसर देंगे, जिससे कि वो बोल सके। यानी कि प्रत्येक बच्चा हेजिटेट होता है तो उसे बोलने के लिए एक कंफर्ट एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। एक शिक्षक भाषा के कक्षा में सब बच्चों को अपनी गलतियों पर स्वयं विचार करने और सुधार करने के अवसर देते हैं। यह किसका विकास है? यह विकास किसका है? तो क्या यह स्वमूल्यांकन है, यानी कि सेल्फ असेसमेंट है? मैंने कहा बिल्कुल। तो अगर आपका आंसर बी है तो आप क्यों जा रहे हो? अगर आपका आंसर बी है तो आपने बिल्कुल राइट आंसर सेलेक्ट किया है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है। एक शिक्षिका भाषा का मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा में नहीं बल्कि मौखिक प्रस्तुत, भूमिका, अभिनय, योजना और पठन गतिविधियों के आधार पर करती है। तो वो किसका सिद्धांत है? यहाँ पे टीचर जो है ना वो CCE का इस्तेमाल कर रही है, यानी कि समग्र एवं मूल्यांकन शिक्षा का इस्तेमाल कर रही हैं। तो आपके टोटल हो गए 30 के 30 प्रश्न। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने सही हुए हैं। सीटेट में भाषा का मूल्यांकन 4 कौशल यानी कि सुनना, लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के आधार पर किया जाता है और न केवल लिखित परीक्षा पर्याप्त नहीं होती है। इसके लिए आपको CDP, टीचिंग मेथड्स, इन सब के नॉलेज बहुत ज़रूरी है होना। इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके 30 में से कितने सही हो रहे हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जिनको भी इस चैनल से हेल्प लेनी हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।